लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। ट्रंप ने ऑफर की कि मैं इस पे सारसी का किरदार अदा कर सकता हूं और भारत की तरफ से इनकार कर दिया गया और भारत की तरफ से सख्त रिएक्शन इस पर आया। मुझे तो वो वक्त याद है, बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। स्टेटमेंट जरा देखें। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया है, कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। भारत के कौन से हिस्से को हमने तोड़ा है? क्या मुंबई का नाम मुंबईस्तान हो गया है या मुंबई कराची के साथ मर्ज कर गया और हमने उसे कराची का हिस्सा बना लिया है? क्या हुआ है? कैसे हमने बदला ले लिया? मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 2 साल तक इस हुकूमत को चलने दिया जाए और चलेगी। ये पाकिस्तान ना टूटा, मैं जिंदा रहा तो मुझे इस लिबर्टी चौक में फांसी दे दें। इंडिया की फौज चलाने वाले, यानी बहुत बड़ी फौज है इंडिया की, पाकिस्तानी फौज से बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा बजट है उनका, बहुत बड़ा मुल्क है उनका। और अभी तक किसी हुकूमत ने भारत की जुबान के साथ जुबान मिलाते हुए पाकिस्तान की हुकूमत की या उसकी अफवाज की मजम्मत के अंदर कोई एक लफ्ज नहीं बोला। बिल्कुल। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखिए, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और खुद वो बता चुका है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा हमारा एक पाकिस्तान ने उड़ी का अटैक किया था, पुलवामा किया था, फिर पहलगाम। हर बार मोदी जी ने बोला था कि जवाब देंगे और जवाब दिया, पहले ही बता दिया। ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छिपे के जैसे ये कहते हैं कायरों की तरह से। खुल के बताया और खुल के मारा, और ऐसा मारा है कि हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं इनकी। आप सुन लीजिए, पाकिस्तानी मुंह से कह रहा है कि मोदी ने बताया था, और ये भी कह रहा है कि ट्रंप आया था बीच में, मोदी ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं तुम्हारे आने की। जो ये झूठा नैरेटिव हमारे यहाँ का मीडिया भी चला रहा है। तो दोस्तों, मोदी जी तो आप एक बात समझ लीजिए कि डिसीजन जो लेना है वो ले चुके हैं। मोदी जी ने कह दिया है कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। पाकिस्तान की नींदें उड़ी पड़ी हैं, वो घबराया पड़ा है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और आप ये यकीन मान के रखिएगा कि मोदी जी ने बड़े खतरनाक स्टेप लेने हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब इन दोनों के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो एक चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे 28-29 स्टेट्स हैं, वहां पर एक पूरी एक नैरेटिव शेप हो रहा है जिसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस की लीडरशिप है, उसमें बीजेपी की लीडरशिप है, उसमें दूसरी जमातों की लीडरशिप है, और वो सारा नैरेटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव करना है, आप इस पे हाथ धरे नहीं बैठ। वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत हो गया, कभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कारगिल होता है, कभी पठानकोट होता है, पुलवामा हो गया, मुंबई के अंदर दहशतगर्दी हो गई, और हम सब कुछ करके देख चुके हैं। हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्राउंड अटैक करके देख लिया, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई मुख्तलिफ चीज जो है इस स्टेज के ऊपर करनी होगी। पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट है, और हाई अलर्ट ऑब्वियसली इसलिए है कि इंडिया का ये पता नहीं चल रहा कि वो कब हमला करेगा, किस तरफ से हमला करेगा, कहां से हमला करेगा और कैसा हमला करेगा। इसकी रीजन ये है कि भारत की भी जो मशकें नजर आई हैं, जो एक्सरसाइज नजर आई हैं अभी तक, वो नेवी की भी उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर रखी हैं। वो हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो एयर बेसिस पर भी हो रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट वो जो आपकी आर्मी है उसमें भी है। तो हर तरफ से उनकी भी ड्रिल्स जारी हैं। तो इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ से हमला होगा। देखिए ना,
हमला जिसने करना होता है उसकी तरफ से जो है ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पे होना है, तभी आप अपने उस एरिया को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उस कंट्री के लिए मुश्किल ये होती है कि जिसके ऊपर हमला होना हो कि वो कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्ट करे। वो सिर्फ अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। जो एक वॉर की स्ट्रेटजीज बनाने वाले जो अथॉरिटीज हैं वो अपने तय उसकी कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज ये पता नहीं चल सकता कि कहां से हमला होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो ये हमला होगा ये कोई सिर्फ एयर स्ट्राइक जैसे कि पहले बालाकोट या इस तरह की हुई वैसा नहीं होगा, ये उससे कुछ बिगर है, उससे सिर्फ कुछ बिगर नहीं बल्कि बहुत बिगर होने जा रहा है। ठीक है, देखिए अमेरिका को भारत की ज़रूरत है बिजनेस वजह के लिए, चाइना के वजह के लिए, ये दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। तो वो चाहता नहीं है कि कश्मीर के ऊपर उसके सब चीज़ मामले ख़त्म हो जाए। दैट इज़ नॉट, वो तो कभी कश्मीर क्या है, कश्मीर अमेरिका के लिए जी 80 साल हो गए हैं कश्मीर कश्मीर हम करते करते। देखिए आपको पता है, मुझे पता है कि हमारे हमने सीटों गए, सेंटो गए, हर और बायलैटरल बेसिस दिया, जिधर गैरी पावर्स ने भी उधर से निकला था, और बायलैटरल बेसिस है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है। क्या एग्रीमेंट नहीं है और क्या सहूलत हमने अमेरिका को नहीं दिया है। हम लड़े हैं उनके लिए, मरे भी हैं। मगर आपने नोटिस किया कि जब सोल सप्लायर ऑफ वेपन्स पाकिस्तान का था अमेरिका, मगर जब 1965 का जंग शुरू हुआ 2 हफ्ते के बाद उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया पाकिस्तान पे, जंग के दौरान, जंग के बीच में। तो जब हमने उनको कहा कि यार तुम किस किस्म के दोस्त हो, जंग के दौरान, जंग के बीच में इतने सारे पैक्ट्स होके, कहते हैं नहीं हमारा जो जंग है वो कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ है और तुम्हारे इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं है, और हमारा वेपन्स रोक दिया। और इंडिया का एक वेपन्स उस वक्त इधर से नहीं आ रहा था, रूस से आ रहे थे, और रूस धड़ाधड़ वेपन्स देता रहा। जब ये कहानी ठीक से कहानी लिखी जाएगी वो क्या हुआ और उसका नतीजा क्या हुआ, अभी भी हम ठीक से नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि अभी तक थोड़े से फीलिंग्स हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, आप चौंक जाएंगे। और इस सारी वार में अफ़गानिस्तान की तरफ से कोई बयान, हमायत, मुखालफत, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, खामोशी छाई रही। आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो एक ही वाहिद एक मुल्क था जो पाकिस्तान के वजूद में आने के ख़िलाफ़ वोट दिया था यूएन में, पता है ना आपको, और वो था अफ़गानिस्तान। और आज आपको पता है कि हालांकि हमने अफ़गानिस्तान को हर किस्म की मदद दी, पनाह दिया, हमारे नौकरियाँ, हमारे लोगों को नौकरी, क्या क्या ड्रग, कलाशनिकोव, जो भी कल्चर आया, ये वो, कितने साल अमेरिका के साथ उनके लिए लड़ते रहे और किस किस मुल्कों के साथ लड़ते रहे। आप मुझे बताएं, आज तक उन्होंने ये कहा है कि ये जो लाइन है हमारे और तुम्हारे दरमियान में, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा शुक्र, हम आपको हमारा इतना आपको हम ओ करते हैं, इतना शुक्रिया करना चाहते हैं कि यार ये जो बॉर्डर है ये ख़त्म करो। बल्कि ये क्या बॉर्डर है, इसको बिल्कुल ही ये इसको बॉर्डर ही नहीं रखो।